और अगर इससे आगे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मीटिंग अटेंड करें और बाद में आगे प्रदान करें। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आप सब लोग सुन पा रहे हैं? ओके, सबसे पहले सभी को नमस्कार और सारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इसको प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं। यस सर। तो विजिबल है स्क्रीन पे? यस सर, विजिबल है। तो जैसे कि रोहिणी मैम ने आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिया है कि ज्योग्राफी को सब्जेक्ट को लेकर अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाशना चाहते हैं तो बहुत सारी हैं, ठीक है। मैं अपने इस टॉप के अंदर बात करने वाला हूँ। आज का एजेंडा जो हमारा है वो आगे की मीटिंग में एक और अगर आपने देखा हो, हमने ये भी ऐड किया था कि किस तरह से हम ज्योग्राफी है तो सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन कर पाए, मजबूत कर पाए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँगा कि एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आई है ज्योग्राफी फील्ड के अंदर। अगर आप उसको अवेयर करना चाहते हैं पैंडेमिक के बाद, जैसे कोविड के एरा के अंदर बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, उसी तरह से ज्योग्राफी और सब्जेक्ट के अंदर भी एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो काफी सारे स्टूडेंट्स की ये परेशानी होती है कि ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट को हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर कैसे स्ट्रेंथन करें और कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है पहले आप लोगों से कि ये तो आप जानते हैं कि ज्योग्राफी को कई बार मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो इंडिया में उसमें कहीं ना कहीं किसी रूप से आपको ज्योग्राफी पढ़ने को मिल ही जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, अभी एक कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी निकली हुई है, वहाँ पर मैथ साइंस कुछ भी नहीं, लेकिन जीके के अंदर इंडियन ज्योग्राफी उन्होंने मेंशन किया, ठीक है। आप शायद इस चीज से अवगत होंगे। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जितने भी एग्जाम्स के अंदर ज्योग्राफी आ रही है, क्या सभी एग्जाम्स के अंदर हमें ज्योग्राफी का जो पढ़ने का अप्रोच है वो सेम रहता है या वो अलग अलग है? अगर आप लोग ये मान रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्स हैं सब एग्जाम्स के अंदर ज्योग्राफी को पढ़ने का अप्रोच अगर सेम है, एक ही जगह से हमें पढ़ना है, तो वो गलत है और इसी वजह से आप लोगों की ज्योग्राफी थोड़ी सी वीक रह जाती है। तो पहली चीज, जो भी एग्जाम आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पहले आप उस एग्जाम की प्रवृत्ति, नेचर जानें, वो एग्जाम किस तरीके का है। यहाँ पर आप देखोगे इस क्लाउड के अंदर छोटा सा एक ये फिगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, स्टेट पीसीएस है, जुडिशियल सर्विसेज है, पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जैसे मैम ने आपको बताया स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, आरपीएससी है, ऐसे यूपीपीएससी है। तो सब जगह ज्योग्राफी आती है। तो क्या इन सब एग्जाम्स में ज्योग्राफी जो पढ़ी जाएगी वो एक ही तरीके से पढ़ी जाएगी क्या? अगर आपको लगता है हाँ, तो ये गलत बात, ये बिल्कुल ही गलत है कि अगर आप एक अप्रोच से चल रहे हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं। एग्जाम की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है, आप फट से उसको फॉर्म भरने के बाद मार्केट में जाते हैं, कोई भी किताब उठा लेते हैं और पढ़ने लगते हैं, जो कि एक्सट्रीमली रॉन्ग है, ठीक है। तो फिर एग्जाम के नेचर को कैसे जाना जाए? नेक्स्ट स्लाइड इसी के बारे में कि हाउ टू नो द नेचर ऑफ एग्जाम। आप कैसे जानेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है? तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसको शुरू करने से पहले 3 जो पॉइंट्स उसको आप ध्यान में। पहला पॉइंट ये है कि टाइप ऑफ पोस्ट, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो पद आपको मिलेगा वो किस तरह का पद? वो क्लरिकल आपको पोस्ट मिलेगी, क्लरिकल जॉब आप करेंगे या उसका है सब्जेक्ट मैटर। आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे वो आप फैक्चुअल पढ़ेंगे, जीके ओरिएंटेड पढ़ेंगे या कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। और तीसरा है चॉइस ऑफ स्टडी मटेरियल। आप ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट केवल एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे उतना सफिशिएंट है, या आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ेंगे। ये 3 चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि आपको उनमें से क्या चूज करना है। अगर आप क्लरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप देखें, तो वो बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि क्लरिकल एग्जाम की जो डिमांड है वो क्लरिकल जॉब है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है। वहां पर अगर आप ज्योग्राफी की संवेदनशील पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और केवल एनसीईआरटी पर रिलाय कर रहे हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्लरिकल जॉब के लिए नॉर्मली ज्योग्राफी जो पूछी जाती है वो फैक्चुअल पूछी जाती है, ठीक है, कि जीके ओरिएंटेड ज्योग्राफी नॉर्मली पूछी जाती है। लेकिन अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, या इवन यूजीसी नेट जिसकी मैं प्रिपरेशन कराता हूँ,
अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चले, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जैसा लास्ट में मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है कि इंडियन मानसून है, भारत में जो मानसून आता है, तो कॉन्सेप्ट उसका जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन मानसून और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, यानी कि भारत में जो वर्षा होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चीजें हैं, एक ही कंसेप्ट की दो चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन मानसून किसके लिए इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेनफॉल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप खुद पूछ के देखो, आपको पता पड़ेगा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेनफॉल की भारत में बरसात कहाँ कितनी ज्यादा होती है, ये फैक्चुअल नॉलेज है। तो ये आपके क्लरिकल एग्जाम एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी एग्जाम आप देते हैं वहां पर आपसे पूछता है, कोई जगह पूछता है, चेरापूंजी मावेश्वर पूछता है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन मानसून जो है वो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं या आरपीएससी दे रहे हैं या एमपीपीएससी दे रहे हैं वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन मानसून अगर आप बिल्कुल डीप पे पढ़ के जा रहे हैं एसएससी एग्जाम के लिए, इतना इंपॉर्टेंट वहां पे नहीं है, ठीक है। तो ये अगर क्लैरिटी आपको है पहले से, तो आप सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड पहले से ला पाए। आपको बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करनी होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी होती है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़नी होती है, तो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोई सब्जेक्ट की तैयारी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, चाहे वो क्लरिकल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, उन सब एग्जाम्स के अंदर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज तो इम्पोर्टेंट है, वो है बेसिक्स। और बेसिक्स ज्यादातर लोगों का, ज्यादा स्टूडेंट्स का जो होता है वो गड़बड़ा जाता है, बेसिक्स पे हम इतना ध्यान नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ कि ज्योग्राफी के सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, आप लोगों ने वॉल्केनोस पढ़ लिए, ठीक है, आप लोगों ने वॉल्केनो का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, आपने देख लिया कि भारत में वॉल्केनो कहाँ है, विश्व में कहाँ है, और आप मेरे पास आया, आपने बोला कि सर मैंने वॉल्केनो पढ़ लिया। मैंने आपसे पूछा कि देखो शील्ड वॉल्केनो एक होता है जो ढाल बनाता है और एक सिंडर कोन होता है जो कोन बनाता है। मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ, आप सब कुछ पढ़ के आ गए, मैं आपसे ये पूछूं कि शील्ड वॉल्केनो कोन क्यों नहीं बनाता और सिंडर कोन ढाल क्यों नहीं बनाता, अगर आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक्स कमजोर है। अगर आप ये दे पा रहे हैं तो मतलब आपके बेसिक्स सही दिशा में, आपके बेसिक्स अच्छे हैं। तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको प्रूव किया कि बेसिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो आप कोई सी भी लेवल पर अपने सब्जेक्ट को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सवाल यही होता है कि ज्योग्राफी के बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग किए, कैसे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किए जाए। तो उसका आंसर है कि ये स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर दिख रही है इंग्लिश और हिंदी में, इससे आप शायद परिचित होंगे, आप वाकिफ होंगे। ये एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी कोई भी सब्जेक्ट मैटर का बेस होता है, इसी के आधार पर जो होती है एडवांस किताबें बनती है। एनसीईआरटी पर अगर आपकी कमांड है मतलब आपकी बेसिक्स पे कमांड। अब देखो स्कूल में तो आपने क्या किया, पढ़ लिया, एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ लिया, आप उसको लिख के आ गए और अच्छे मार्क्स मिले। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है उसकी अप्रोच अलग तरह जाती है। सिर्फ लाइनें लगाने से या मार्क करने से नहीं काम चलेगा, आपको किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है वो हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का मार्क कैसे हासिल किया, हाउ टू मास्टर एनसीईआरटी। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से, अगर आप ऐसे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शायद वो एनसीईआरटी कुछ लोगों के लिए तो एक दिन में खत्म होते हैं या कुछ लोगों के लिए 3-4 घंटे में खत्म होते हैं। तो क्या आपको उस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है? ऐसे आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई भी कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन मानसून की मैं बात की, तो इंडियन मानसून जब आप पढ़ेंगे पहली बार तो उसकी 3 स्टेजेस होती है। पहले स्टेज में आपको उसका जो लिटरेचर है, जो लिखा हुआ वो पढ़ते हैं और समझते हैं, अच्छा ठीक है भाई ऐसा होता है, सीजनल रिवर्सल होता है, ट्रेड विंड्स का लेवल शिफ्टिंग हो जाती है, इस तरह से जेट स्ट्रीम हो जाती है, लो प्रेशर होता है, इस तरह से आप चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि जो आपने पढ़ा आप उसको कहीं पर लिख पा रहे हैं या किसी को समझा भी पा रहे हैं, वो होती है कॉम्प्रिहेंशन वाली स्टेज। यानी कि जो भी आपने याद किया या पढ़ा है आप उसको अपने दिमाग में कॉम्प्रिहेंड भी कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या मेरी स्क्रीन दिख पा रही है आप लोगों को? सर स्लाइड चेंज करिए, स्क्रीन तो शो हो रही है पर स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है, अब देखिए। यस सर, अब आ रही है। इससे पहले जो भी मैंने स्क्रीन दिखाई तो आपको दिखी तो नहीं सर, कोई बात नहीं। देखो हमने ये चीजें दिखाई थी, ये चीजें तो यहाँ तक आपने देखा होगा सर सिर्फ फ्रंट में दिखा दो, इंट्रोडक्शन दे रखा था उसके बस। तो हमने देखो यही बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, टाइप्स ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट मैटर जो मैंने वर्बली बोल दिया है। अभी इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स की मैंने बात की, फिर मैंने बात की कि कैसे ज्योग्राफी को हम जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और ये मैंने आपको दिखाया कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एनसीईआरटी को मास्टर कैसे किया जाए? एनसीईआरटी को मास्टर करने के लिए
तो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है। कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो उसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में आप लिटरेचर समझते हो, आपको समझ में आता है, और आप सेकंड स्टेज में आते हो कॉम्प्रिहेंशन स्टेज। ये वो स्टेज है जब आप किसी को समझा भी पा रहे हो या जो आपने पढ़ा है उसको आप लिख पा रहे हो। और थर्ड स्टेज होती है रिविजन वाली स्टेज, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट में दी है तो वो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ये बिल्कुल सिमिलर है इस तरह से जैसे आपको दीवार बनाना है ब्रिक एंड मोर्टार। पहले आप नींव खोलोगे तो वो लर्निंग स्टेज होगी, ठीक है। उसके बाद आप ब्रिक एंड मोर्टार से उसकी चिनाई करोगे और आखिर में आप उसको पानी मिलाओगे। जितना पानी मिलाओगे उतनी मजबूत हो दीवार। तो रिविजन स्टेज से कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले स्टेज की बात करते हैं कि हाउ टू लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या हमें वैसी एनसीईआरटी पढ़नी है जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, या हमें कुछ को अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा? तो उसका आंसर है रीड बिटवीन द लाइन्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को बिटवीन द लाइन्स पढ़ना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन्स क्या होता है? देखो, बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि इंसोलेशन, सन से आने वाली जो एनर्जी है, जो सनरेज आ रही है, वो इंसोलेशन जो है वो जैसे जैसे आप अक्षांश से देशांश के ऊपर जाते हो या लैटिट्यूड्स में आप ऊपर जाते हो तो उसकी तीव्रता इंटेंसिटी कम होगी। यहाँ पे लिखा, ठीक है। आपने उसको मार्क किया और आपने लिख दिया कि भाई लैटिट्यूड बढ़ेगा तो इंसोलेशन की इंटेंसिटी कम होगी। आपको उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो मतलब आप बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़ते। अगर उसका एक्सप्लेनेशन वहां पर दे रखा है कि क्यों लैटिट्यूड्स पढ़ने से उसकी तीव्रता कम होती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे रखा है एनसीईआरटी तो आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है, व्हाई द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस एज वी मूव इन द हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है। और उसको आपको लिखना है। तो वो होती है रीड बिटवीन द लाइन्स, और जो बहुत आसान है, ऐसी तारीख में सबको गूगल चलाना आता है। इसको रीड बिटवीन द लाइन्स कहा जाता है। ऐसी आपकी बेसिक्स पढ़ो। दूसरा है हाउ टू कॉम्प्रिहेंड। हम उस कॉम्प्रिहेंशन वाली स्टेज में कब आते हैं? तो कोई भी चीज को पढ़ने के बाद अगर आप किसी को समझा पा रहे हैं या उस पर नोट्स लिख पा रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंशन स्टेज। अब ये नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ये मिस्टेक करते हैं कि जो भी एनसीईआरटी में पढ़ा आपने वही का वही आपने पेपर के अंदर उतारा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 तरह की चीजें पढ़नी है। आपको बहुत इफेक्टिवली वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ इस तरह के आता है। जितना ज्यादा आप फ्लो चार्ट्स का यूज करेंगे, जितना ज्यादा अपने दिमाग को आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं प्रोसेस करके देंगे, दिमाग उतनी जल्दी इसको याद करेगा। अब मान लो आप यहाँ पे देखो नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे इवोल्यूशन दे रखा है, डार्विन का एवोल्यूशन भी दे रखा है। बुक से मैंने जो भी लिखा उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को उतारा होता। वो ज्यादा आसान है याद करने के लिए, या इस तरह से फ्लो चार्ट्स में छोटे छोटे डायग्राम से इंटरैक्टिव बना करने के लिए, वो ज्यादा आसान है दिमाग को याद। नेचुरली जो चीज विजुअली बड़ी अपीलिंग है, दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज है बहुत ज्यादा है, वो आपको बहुत इजीली याद होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन वाली स्टेज है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको फिर इस तरह से आपने कन्वर्ट किया। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आप 1 घंटा किसी चीज पे दे रहे हैं तो उसका एक्सट्रैक्ट निकालिए। 1 घंटे का एक्सट्रैक्ट एक पेज पे होना चाहिए, एक पेज पे, फ्रंट पेज पे होना चाहिए उसका, उससे ज्यादा नहीं, और उस तरह से एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। ये है कॉम्प्रिहेंशन स्टेज। और उसके बाद आती है व्हाट टू रिवाइज एंड हाउ मच टू। क्या रिवाइज करेंगे आप? एग्जाम से 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वो किताबें रिवाइज करेंगे या ये रिवाइज करेंगे? उसका आंसर है ये रिवाइज करेंगे। जो एक्सट्रैक्ट निचोड़ जो आपने निकाला, कोई भी चीज पढ़ ली, इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। कितने बार रिवाइज करेंगे? वो एक जनरल रूल है। मान लीजिए एग्जाम 3 महीने है, 2 महीने की आप प्रिपरेशन कीजिए और आखिर जो महीना है उस पूरे महीने में आप रिविजन कीजिए इस चीज का, और साथ साथ मॉक टेस्ट करेंगे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट कराएंगे, ये वही है, जितना ज्यादा दिमाग को पानी पिलाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा दिमाग मजबूत होगी। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, उसके बाद ये पढ़ोगे, उतनी चीज को दिमाग में मजबूती के साथ एक स्ट्रॉन्ग सीमेंटेड, ठीक है। तो ये एक तरीका है हाउ टू स्टडी कॉम्पिटिटिव एनी सब्जेक्ट इन कॉम्पिटिटिव। ये स्ट्रैटेजी अगर आप रखते हैं इजीली जो है इसको कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरे एजेंडा के बारे में कि एक नई एवेन्यू ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे है। ठीक, देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस सर। ठीक है, तो एक जो नई अपॉर्चुनिटी आई है पोस्ट पैंडेमिक के बाद, ये कि पैंडेमिक स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ठीक है। काफी लंबे समय तक एक टीचिंग लर्निंग वैक्यूम के साथ वो बनने लगा, ठीक है। आप टीचर से नहीं मिल पा रहे, टीचर आपसे नहीं मिल पा रहे, जो लर्निंग जो एटमॉस्फेयर था वो होने लगा, और उसका जो ये बढ़ने लगा तो क्या है। और तभी जो है एक आविष्कार हुआ, ठीक है। वो आविष्कार जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो आविष्कार क्या था कि रिमोट लर्निंग का कंसेप्ट है। आज इसी को हम यहाँ पे अप्लाई भी कर रहे हैं। मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, ठीक है। हम रिमोट लर्निंग से जो है चीजें सीख पा रहे हैं, चीजें जो है वो ज्ञान ले पा रहे हैं।
रिमोट लर्निंग का कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा था, जो है इंडिया के अंदर आने लगा पूरे वर्ल्ड में। और ये जो वर्ड्स हैं ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस, ये आम होने लगे लोगों के बीच में, ठीक है। और ये जब आम होने लगे तो इसकी पूरी इंडस्ट्री बन गई, जिसको हम कहते हैं एडटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री। भारत में आप देख सकते हैं बहुत सारे एडटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कभी इसका मैंने मेंशन किया था, स्वयं उसका नाम, ठीक है। ऐसे ई स्किल शेयर इंडिया भी, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आने लगे, और इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ये भी है कि ये प्लेटफॉर्म बड़े कन्वीनियंट है। आप कभी भी पढ़ो, आपको कोई लाइव आने की जरूरत नहीं है। आप रात को पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लो। आपको आधा घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ लो, और वैरायटी ऑफ आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन पे। तो ये चीजें जो है बहुत आसान हो जाती है रिमोट लर्निंग में। घर बैठे बैठे अपने ही कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, इसीलिए इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये पूरी इंडस्ट्री जो है ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये पूरी जो एडटेक इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो बैकबोन है ये वो नहीं है जो टेक्निकल साइड है। ऑफ कोर्स दे आर द पीपल हु आर बिहाइंड हु आर रनिंग द इंडस्ट्री, लेकिन बैकबोन इस पूरी इंडस्ट्री की, रिमोट लर्निंग इंडस्ट्री की जो है वो है ऑनलाइन एजुकेटर्स। अगर ऑनलाइन एजुकेटर्स नहीं होंगे जिनके पास भी क्षमता है कि वो एक खाली कमरे में के अंदर भी पढ़ा सकते हैं उसी एनर्जी के साथ, ठीक है, और कंटेंट बना सकते हैं, तो ये इंडस्ट्री कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये पूरी जो इंडस्ट्री है रिमोट लर्निंग की, उसके अंदर जो उनकी बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो है जो है ऑनलाइन एजुकेटर्स। इनके पास एक स्पेसिफिक टाइप की एबिलिटी होती है कि आप ऑनलाइन कंटेंट बना सकते हैं, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिसिमिनेट कर सकते हैं, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व भर में इसको डिसिमिनेट कर सकते हैं ऑनलाइन। एक बार इमेजिन करके देखो, अगर ऑनलाइन एजुकेटर्स नहीं है तो आप क्या इस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ आकर्षित होते या नहीं होते सर? क्योंकि ये पहले भी थी, लेकिन ऑनलाइन एजुकेटर जब इसके अंदर आए और उन्होंने ये इस तरह से कंटेंट बनाना शुरू किया अट्रैक्टिव, तो ये जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि ज्योग्राफी को ही चूज करके हम ऑनलाइन एजुकेटर क्यों बने? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है पोस्ट पैंडेमिक के बाद, वो ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी से निकल के आई है। कारण इसका ये, यहाँ पर हम कुछ आंकड़े देखते हैं। पहला आंकड़ा यहाँ पे आप देखो कि यूजीसी नेट एग्जाम जो आप मास्टर्स क्लियर करने के बाद देते हो अपने एजुकेशन फील्ड के अंदर, सबसे हाईएस्ट लेवल पे ये एग्जाम है। तो यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात की जाए तो ज्योग्राफी सेकंड नंबर का, ठीक है। यानी कि बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो है बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, कोविड में पढ़ा भी है। तो यूजीसी नेट बड़ा फेमस सब्जेक्ट है ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद अगर यूपीएससी की बात करें, आईएएस की बात करें, तो यहाँ पर भी ज्योग्राफी काफी आगे। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, जैसा मैंने आपको कहा था, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसके अंदर जीके आती है, और जीके का एक बहुत बड़ा चंक ज्योग्राफी होता है। जैसे आप कैम्स पढ़ते हो वो ज्योग्राफी, सी कोर्स पढ़ते हो वो ज्योग्राफी, रिवर्स पढ़ते हो, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, इवन सेंसस के डेटा जो आप पढ़ते हो वो डेमोग्राफी के अंदर आता है। इस तरह से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, जैसे इन्वायरमेंट का एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी उसी तरह से जब आप इन्वायरमेंटल कन्वेंशन पढ़ते हो, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह जब पढ़ते हो, वो सब ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है वो जीके के अंदर एक बहुत बड़ा चंक जो है वो कवर करता है। फिर यहाँ पर एक आंकड़ा है एसएससी का। एसएससी ने 2017 में बताया कि अराउंड 15 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था एसएससी सीजीएल का। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में बहुत सारे ज्योग्राफी लर्नर्स मौजूद हैं। इंडिया के अंदर तो है ही, विश्व में भी है, इंडिया में बहुत सारे लर्नर्स हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के। और पैंडेमिक के समय में आपने देखा होगा वापस से एक आ रही है आवाज की, वापस से शायद पैंडेमिक आ सकता है, क्योंकि चाइना में से लॉकडाउन लग रहा है। तो ये रिमोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक है और लोग उस पर अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? लर्नर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एजुकेटर्स इतने नहीं है लोग। ये जो हमने ट्रेंड्स देखे उसमें आपने देखा यूपीएससी में भी सबसे ज्यादा ज्योग्राफी वाले, यूजीसी नेट में भी ज्योग्राफी वाले, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जीके में सबसे ज्यादा ज्योग्राफी है। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन एरिना के अंदर जो है ज्योग्राफी लर्नर्स तो बहुत सारे हैं, पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन पढ़ाने वाले बड़े कम लोग हैं ऑनलाइन। तो सवाल ये उठता है कि आप अगले ज्योग्राफी एजुकेटर बन सकते हो, ठीक है। कैसे बन सकते हो, कहाँ आप जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हो? पहला है कि आप इन्हीं प्लेटफॉर्म पे जिसके मैंने नाम दिए वहाँ पर आकर ऑनलाइन एजुकेटर बनते हो। आप अगर पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कैमरे फेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ई कॉन्टेंट बनाने लगते हो, आप पीपीटीज बनाने लगते हो, ठीक है। और अब ठीक है, थोड़ा सा समय हमारे पास है, या आप भारत सरकार के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, या आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो। तो ये सारे यहाँ पर है। और क्या चीजें लगती है इसमें, क्या चीजें लगती हैं? बहुत लोगों को उम्मीद है कि भाई ज्योग्राफी एजुकेटर अगर आपको बनना है या ऑनलाइन एजुकेटर बनना है तो बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। उनके अंदर कुछ नहीं है, आपकी 4 चीजें चाहिए। एक कंप्यूटर चाहिए डिसेंट, एक डिसेंट वेबकैम चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है अगर आपको पेज में दिखाना। एक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा जिससे आप रिकॉर्ड या स्ट्रीम कर सकते हैं।
और एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए, ठीक है। तो ये अभी आंकड़ा देखता है कि 2021 से 25 तक ये जो इंडस्ट्री है किस तरह से स्काई रॉकेट हो रही है। ये जो ऑनलाइन एरिना जो है एजुकेशन का, ये बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है। 5 बिलियन इकोनॉमी में ये कन्वर्ट होने वाला है और आने वाले समय के अंदर क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन एजुकेशन माइंड टू है नॉट ओनली इन इंडिया, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको आया देखिए, अगर किसी की वजह से टेक्निकल कारणों से एक बार डिसकंटिन्यू हो जाती है तो आपके पास जो लिंक दिया हुआ है उसी लिंक को आप रीजॉइन कर सकते हैं और ये कभी भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप दोबारा रीजॉइन करें। धन्यवाद। ओके, मेरा मैंने कंक्लूड कर दिया है वक्त की शॉर्टेज के से। बस मैंने लास्ट में यही कहा है कि ऑनलाइन एजुकेटर की जो इंडस्ट्री है वो भी जो है वो स्काई रॉकेट हो रही है और आप खासकर मैं विमेन को कहूँगा, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स बड़े हैं यहाँ पर ऑनलाइन फील्ड के अंदर, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स बहुत कम है। मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा स्टार्टअप कीजिए, अपने सब्जेक्ट पर थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल स्किल चाहिए और आप आराम से इस फील्ड को भी एक अपने करियर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आने वाले समय। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभेंदु सर। और आप सभी जुड़े हुए प्रतिभागियों को मैं शुभेंदु सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि शुभेंदु सर हमारे एक सेकंड स्पीकर के रूप में आज जुड़े हैं, जो एक एनर्जेटिक और प्रखर वक्ता है और भूगोल विषय पर इनकी अगर आप पकड़ देखेंगे तो आप इनकी उम्र का अंदाजा है वो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इनका ज्ञान इनकी उम्र के बहुत आगे है। और अगर बात करें इनके एकेडमिक करियर की तो सर हमेशा से ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं और भूगोल विषय में इन्होंने 2 बार लगातार नेट क्लियर किया है और वर्तमान में एनटीए यूजीसी के द्वारा जो नेट की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है सर उसमें ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शित करते हैं और कोचिंग उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा अगर सर की बात करें तो सर एक बहुत ही अच्छे ही कंटेंट क्रिएटर के रूप में है, जो आपने अभी स्लाइडों के दौरान देखा, और इसके अलावा प्रोफेशनल वॉइस एक्टर भी हैं। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जो आपने हमसे जुड़ करके अपना कीमती समय निकाल करके सभी को भूगोल विषय के बारे में आगामी समय में जो अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में हमें जानकारी प्रदान की। और अब मैं आगे इसी कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए मैं चाहूँगा कि हमारी संस्था के महाविद्यालय के श्री टैगोर महाविद्यालय के सचिव श्रीमान सीताराम जी सर हमसे जुड़े और जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को मार्गदर्शित करें।